बीबी जी, बीबी जी कहाँ है? बीबी जी कहाँ है? अरे बीबी आप यहाँ हैं? यहाँ हूँ। नहीं आई ना वो? नहीं बीबी जी, अपने कपड़े भी उठा के अलमारी में रख दिए हैं उसने बीबी जी। लगता है उसे यकीन है कि आप कल उसे डॉक्टर के पास ले जाएंगी। कहती है अगर कल तक उसे कुछ भी याद ना आया तो वो साहब के बाग चली जाएगी। इसी खुशफहमी में रहने दो उसे। बीबी जी आप मुझे ये मत कहिएगा कि मैं हर बात में कूद रही हूँ। शुरू से ही आपने गलती की, ख्वामोखा ऐसी लड़कियों को घर में आने दिया, बेवजह वबाल बनी बस है। बस, बात का बतंगड़ न बनाओ। मैंने खुद उसे आने दिया था, जरूरत हुई तो बाहर निकाल दूंगी। तुम बस किसी बहाने उसके पास जाओ, उसे कहो कि अगर कान का पिछला हिस्सा देख ले तो कल डॉक्टर के पास भी ले जाऊंगी। जी अच्छा। रुको रुको, ये भी अपनी तरफ से उसे ये समझा दो कि मुझे उम्मीद है उस लड़के की मदद के बगैर ही तुम हमारे बाग लूटने में कामयाब हो जाओ। जी अच्छा। और हाँ सुसत, अच्छा। वो टेलीफोन डायरी को फोन के पास से उठा लो और अलमारी में छुपा दो। बाद में मैं खुद फोन की मेमोरी खाली कर दूंगी। जी अच्छा बीबी जी। हाँ, समझती है मैं कोई नई खिलाड़ी हूँ। जनाब आप खुद बेहतर समझते हैं। मैं नहीं जानता, पता नहीं क्यों आपने हशमत यान पे हद से ज्यादा भरोसा किया। मेरे ख्याल से काम का इंजीनियर उसकी मर्जी का नहीं होना चाहिए था। जी हाँ, हमने खुद ये फैसला किया है। अरे कहाँ? बाबा परेशान मत हो, मामा घर पर हैं, आप तन्हा नहीं रहेंगे। अब तुम भी हमें चिढ़ाओगे? हेलो जी, फरमाइए फरमाइए। तंग करते फोन करके। आपको कहीं छोड़ दूं? बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाबा हम अपने मफाद की नहीं, दूसरों के हुकूक की बात कर रहे हैं। आपकी सेक्रेटरी भी एक इंसान है बाबा, जिसे अपनी जिंदगी के लिए खुद फैसला करने का पूरा हक है। बात को मत बदलो। अगर तुम उसे ये कह दो कि तुम आज तक खुदा के लिए उसका ख्याल रख रहे थे और उसके बाद तुम बीच में से हट जाओ तो मैं खुद किसी तरह उसे राजी कर लूंगा। हाँ? तुमने ये रिकॉर्ड क्यों किया है? इसलिए कि ये ठीक न हुए तो इनके बारे में एक बंदे से बात कर सकूं। अलबत्ता इस हिस्से को मिटाने के बाद जो तुमसे मुताल्लिक है, उसके बाद कुछ सबूत भी जमा करने हैं। सुनो, जब तक डॉक्टर की जगह दफ्तरी मामलात मेरे हाथ में हैं, ये इजाजत दीजिए कि मैं खामोशी से लोगों के हुकूक लौटा दूं। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटी। बाबा आपकी कसम, अम्मी की कसम, जिसकी आप बोले उसकी कसम, मैं सब कुछ ऐसे कर दूंगा कि मेरे और आपके सिवा कोई भी समझ नहीं पाए। क्या कहते हैं आप पापा? ये नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता? ये कि कोई ना समझे। वो तो अपनी जगह, मगर ये कि सब के पैसे उन्हें वापस लौटा दे। क्यों? तुम्हारी बात का मतलब यह है मुझे हशमतियान से शराकत दारी खत्म करना पड़ेगी। उन्होंने मुझे ये नहीं कहा कि आप दोनों के दरमियान कोई ऐसी बात हुई। मतलब मुझे सिर्फ इतना ही बताया कोई कि जरूरत नहीं है बताने की। तुम कुछ देर यहाँ बैठो, उसके बाद गाड़ी का दरवाज़ा लॉक करके आ जाओ, अगर मेरी मदद करना चाहती हो तो। मैं केस कर रहा हूँ अपने बाप पर। मुझे पहली बार भरपूर तसल्ली है कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही है। नहीं देखो, मैं तुम्हें अदालत में नहीं खींचना चाहता कि बाद में तुम्हारे लिए कोई मसला हो जाए।
नहीं, मैं चाहता हूं कि तुम एक कैसेट सुनो, उसके साथ कुछ असनाद हैं, उन्हें देखकर एक केस तैयार करो मेरे सबूतों के साथ। क्या? अगर रात तक पहुंचा दूं तो कल मुझे दे दोगे? हाँ, मुझे पता है तुम मसरूफ हो, मैं जानता हूं कि तुम फंसे हुए हो, लेकिन ये काम मेरे लिए बहुत अहम है भाई। मुझे अगले 2-3 दिन में लाजिमन केस कर देना होगा ताकि इसके अंजाम का कुछ माफ करना, यहीं रख दो। हाँ हाँ बाबा, मैं जानता हूं वो सब अभी पता नहीं चलेगा, मेरा मतलब कुछ दूसरे अंजाम का है। बल्कि नहीं, एक बात सुनो मैं क्या कह रहा हूं। मैं तमाम असनाद और कैसेट लेकर आ जाऊंगा तुम्हारे पास, फिर बाद में उसके मुतालिक बात करते हैं, ठीक है? बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज। तुम्हारे पास सिर्फ यही कागजात हैं? बाकी अहम कागजात साहब की अलमारी में है, उसकी चाबी भी उन्हीं के पास है। लेकिन रामीन, मेरे ख्याल से तुम्हें जिसकी ज़रूरत है वो डॉक्टर और तुम्हारे बाबा की कानूनी दरख्वास्त है। मार्केट के काम को ख़त्म करते वक्त भी बैंक की भी और ब्रिज के कामों से मुताल्लिक कागजात भी। जानता हूँ, लेकिन अभी हमारी दरख्वास्त के लिए चंद गवाहों के दस्तखत और अंगूठों के ठप्पे ही काफ़ी होंगे। यानी तुम मार्केट के वाक़ये को बीच में घसीटना चाहते हो? तुमने खुद ही तो मेरी और बाबा के अजाब के मुतालिक बातें सुनी है सीमी। ये मौजू न तो हम दोनों की शादी से मुतालिक है और न टाल मटोल है, न ही इंतकाम और न कुछ और। तुम भी ये नहीं चाहती कि तुम्हारे बाबा जेल की सलाखों के पीछे जाएं, और मैं भी नहीं चाहता। लेकिन तुम्हारे बाबा और मेरे बाबा के माबेन एक फ़र्क है। अगर जेल में चले गए तो उनकी हालत जो अभी है उससे भी बदतर हो जाएगी। खुदा की कसम, मुझे बिल्कुल यकीन नहीं है कि मेरे बाप से बदतर आफत तुम्हारे बाप के सर पे इस माह रमजान के आखिर तक ना आए। मुझे यकीन नहीं। तुम्हें यकीन इसलिए नहीं है कि तुमने अपनी आंखों से वालदा के शिफा पाने का मंजर नहीं देखा। भाई तुम छोड़ के चली जाओ, कम से कम हम में से किसी एक को ज़मीर का अजाब झेलना पड़ेगा। अगर किसी जद में आना है तो हम में से कोई एक इस जद में आ जाएगा। जाओ, मैं गुजारिश करता हूँ, जाओ। क्या कर रही हो? हो सकता है जब तक तुम्हारी दरख्वास्त किसी नतीजे पे पहुंचे उस दौरान किसी को उन कागजात की जरूरत पड़ जाए। इन सब की एक एक कॉपी करके उनकी जगह पे वापस रख देते हैं ताकि अगर किसी को जरूरत भी पड़ी तो यहाँ कुछ तो हो। असल कागजात अपने साथ मत ले जाइएगा। नहीं बाबा, लगता है इनको अपने बड़े बेटे से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया है और उसका फिराक नहीं झेल सकते। इन मनाजर को देख के आंखें नम हो जाती हैं। कितने मजबूत घरेलू ताल्लुकात हैं, आफरीन है कसम से। क्या है, वापस ना आने के लिए गया है क्या? तुम किस लिए वापस नहीं आए? जाहिर है ताकि आफत आके दूसरों को लपेट में ले ले, और फिर रामीन साहब जो कि जा चुके हैं वो जावेदियान साहब के माल को खाने वाली वाहिद औलाद होगी। हुजूर की बकवास मत किया करो। क्या बात है, तुम उसकी इस तरह तरफदारी कर रही हो जैसे तुम्हें बखूबी पता है कि वो कहाँ गया है। भाई उसने डॉक्टर से कहा कि एक दोस्त के पास जा रहा है, बस। दोस्त के पास? क्या ये बेहतर नहीं होगा कि जब वो आ जाए तो उसी से पूछ लो कि वो कहाँ था? वक्त सोना है, मैं क्यों वक्त जाया करूं, उसकी फूल से बहन से पूछ लूंगा। वो पापा को मनाने में कामयाब हो गया और चाचा को इतला देने गया है ना। किस बात के लिए? लोगों के पैसे वापस देने के लिए। तबीयत ठीक है ना? कहते हैं कि जो घर के कोने में बैठा रहे वो थोड़ा सा पागल हो जाता है। जी हाँ जी हाँ, इसीलिए तो तुम सबकी अकलें जरा सी कम हैं। बात सुनो फरीदा, या तो तुम मुझे बता दो कि चाचा और अम्मी के दरमियान क्या बातें हुई हैं, या फिर मजबूरन मुझे तुम्हारे बाबा और शौहर को तुम्हारे चाचा के घर जाने की इतला देनी पड़ेगी। शौहर को जानने का हक होता है ना कि उसकी बीवी कहाँ जा रही है ना। बात सुनो, मैं अम्मी को डॉक्टर के पास ले जा रही थी कि उन्होंने जबरदस्ती की। अगर तुम सबको बता भी दोगे तो ये सब तुम मम्मी के मुंह से वैसे भी सुन लोगे। फरीदा साहब, हम इतने भी बच्चे नहीं है कि तुम हमें बेवकूफ़ बनाना चाहती हो। मुझे इसकी इत्तला मिली कि तुम लोग चाचा के घर में बैठे हुए थे। उस वक्त तुम लोगों के गले पे कोई छुरी नहीं थी जो जबरदस्ती का बहाना कर रही हो। और हाँ, एक बुरी खबर भी है तुम लोगों के लिए। तुम लोगों का गवाह रोजे से है और तुम लोगों को बचाने के लिए झूठी गवाही नहीं दे सकता। क्या कर रही हो? अम्मी तुम्हारे शर को खत्म करने के लिए इससे भी बड़ा झूठ बोल देंगी। एक थप्पड़ मारो क्या? बात सुनो, अगर हाथ उठाओगे तो मैं शोर मचाऊंगी। तुम जाके चाचा के घर के उस काले कव्वे से ही क्यों नहीं पूछ लेते कि उन दोनों में क्या बातें हुई हैं? मुझे अगर चाचा के किनायाबाजों में से कुछ पता भी होगा तो बेफिक्र रहना, तुम्हें कुछ भी बताने वाली नहीं हूँ मैं, समझे? क्या हुआ ये? अच्छा सवाल है, लगता है चाचा का कुरान सिर्फ शिफा नहीं देता। क्या हुआ ये? छुरी से काटा है। शाहीन, लगता है किसी ने उसे बता दिया कि मैं आपको चाचा क्या ले गई थी। किसने? फरीदा, ये तुम्हारे बाप का रामीन की रट लगाने का क्या मकसद है? अम्मी, मुझे नहीं मालूम और मालूम करना भी नहीं है। ये याद रखिएगा कि आपके घर की ये नौकरानी ना तो आपकी और रामीन की तरफदार है और ना ही बाबा और उसकी।
मेरी जान छोड़ दीजिए। मैंने उनकी रिकॉर्ड शुदा आवाज़ उनकी असनाद के साथ जो मेरे ख्याल में किसी काम आ सकते थे उनके घर ले गया। जो वजाहत ज़रूरी थी उसके सामने कर दी और उससे ये गुजारिश की है कि कल रात तक ये केस तैयार कर दे ताकि मैं परसों सुबह सवेरे अदालत में ले जाऊं। बस खुदा करे कि देर न हो गई हो। मैं सिर्फ तुम्हारी माँ के इसरार पे। चाचा जान, जानता हूँ वजाहत की जरूरत नहीं। कभी कभार आदमी दूसरों से ज्यादा उनके मफाद को समझ रहा होता है, लेकिन जब लोग ऐसा न चाहें तो फिर तुम्हें उनके कामों को उन्हीं के हवाले कर देना चाहिए। मुझे नहीं मालूम। मैंने आज बाबा के काम को खुदा के सुपुर्द करने के लिए तमाम कोशिशें पूरी कर ली। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि उनके घर वालों और खुद उनके लिए इससे बदतर ना हो जाए। तुम्हारी नीयत अच्छी है और तुम अच्छा काम कर रहे हो, मगर जिंदगी में कभी भी अपने बदतरीन दुश्मन के काम भी खुदा के सुपुर्द मत करो, क्योंकि अगर बरहक भी हो तो भी तुमने खुदा की फौरी अदालत को अपने लिए तलब कर लिया है और अब उस दुश्मन के अंजाम पे पछताना जो अपने ही खून से है दरकिनार। मुझे नमाज के लिए जाना होगा। परसों तुम्हें अदालत किस वक्त जाना है? मेरे ख्याल से 8 से 9 बजे तक। क्यों? तो हम सुबह 8 बजे अदालत के सामने मिल रहे हैं। मैं देखता हूं कि आया मैं अपने साथ कुछ अफराद को ला सकता हूं या नहीं। साथ किस लिए चाचा? खुदा गुरों का साथ देता है, वो हमारी मदद करेगा। अगर हो सके तो अपने उस वकील दोस्त को फोन करके कहो ये केस मेरे नाम से दायर कर दे। चाचा जान, केस हो जाना अहम है। मेरे या आपके नाम पे हो क्या फर्क पड़ता है? अहम यह है कि तुम्हारे नाम पे ना हो, तुम्हारी इस दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए भी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज चाचा जान। चाचा वैसे दीन जी अम्मी जान, मैं घर आ रहा हूं। मैं घर आ रहा हूं। कोई बात नहीं, गुस्सा होने दे उन्हें। हाँ मैं बोल रहा हूं ना, मैं आ रहा हूं। मैं देख रही हूँ कि अब तुम दबे पांव घर में गश्त भी करने लगी हो। किसी खास चीज को तलाश कर रही हो क्या? नहीं, मैं गुसल खाने गई थी। गुसल खाने? वो भी दबे कदमों? मुझे याद रहे तो सोसर से पूछूंगी, क्योंकि वो कुछ देर पहले नीचे थी। लगता है कि जो ड्रामे तुमने मेरे शोहर के सामने किए हैं उसके बरखिलाफ तुम झूठ और धोखे वाली भी हो। आंटी, आप मुझसे ऐसे बात मत कीजिए। ठीक है, मैं सच बोल देती हूँ। मैं तो सिर्फ फोन करने गई थी कि अंकल के धोखेबाज वकील को, वो भी यकीनन इसलिए कि वो आए और तुम्हें मेरे शर से निजात दिलाए। नहीं, खुद अंकल को। मैं ये देखना चाहती थी कि मुझे क्या करना होगा। किस बात का क्या करना होगा? आंटी, मुझे ये नहीं मालूम कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। और फिर आप। हम पहले भी इस मौजू पर बात कर चुके हैं। मैं चाहती हूँ कि तुम ये ना समझो कि तुम कौन हो और क्या हो। तुम्हें वाकई नहीं लगता है कि तुम एक मोहतरम घराने से हो?
आखिर एक मोहतरम घराने की लड़की कुएं में से कैसे मिली? मुझे नहीं मालूम। मैं भी इसीलिए कह रही हूँ कि मुझे डॉक्टर के पास जाना तुम्हें चाहिए। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आंख बंद करके सब कुछ बता देती हूँ। एक शिद्दत पसंद बाप की बेटी होगी, वो भी ऐसे बाप की जो अपनी बेटी को यूनिवर्सिटी भेज देते हैं पढ़ने के लिए, ताकि वो मसरूफ भी हो जाए और उसको इधर उधर नजर लड़ाने का भी मौका दे सके। यूनिवर्सिटी में ऐसी लड़कियां भरी हुई हैं। ठीक, तुम यूनिवर्सिटी चली जाती हो और तुम्हारी आंखें खुल जाती हैं, मगर इस दौरान तुम्हारे रिश्तेदारों, अजीजों और जानने वालों में से 30-40 रिश्ते आ जाते हैं तुम्हारे लिए। इन 30 रिश्तों में से तुम्हारा बाप एक से कुछ ज्यादा ही मुवाफिक। और क्या मालूम यूनिवर्सिटी में खुद तुम ही किसी को ताक के बैठी हुई होगी। तो फिर क्या होता है, तुम सबको इनकार कर देती हो, वो तुम्हें जोर जबरदस्ती करने लगते हैं। मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है शाहीन साहब। रामीन। और बाकी तो रोजी रोशन की तरह वाज़ेह है। क्या हुआ? रामीन, शाहीन, रामीन। क्या फर्क पड़ता है उसका जो भी नाम हो, असल बात यह है कि तुम मुझसे नहीं करना चाहती थी, ठीक है ना? फिर तुम क्या करती हो, भाग निकलती हो, 1 दफा 2 दफा शादी के दिन, या फिर हो सकता है शायद अपनी शादी की स्टेज से भाग निकली हो। मगर इस बार तुम्हारा भागना बेइज्जती का बाइस बनता है। किसी भी तरह तुम्हें ढूंढ निकालते हैं और मारने के इरादे से बेहोश कर देते हैं। उसके बाद लोगों को ये कहने के लिए कि अब तुम वापस नहीं आओगी, तुम्हें ले जाके किसी बाग के कुएं में डाल के फेंक देते हैं। तुम यकीन करो कि मैं और हशमतियान किसी ऐसी लड़की को कि जिसकी इस जैसी सरगुज़श्त हो अपने घर में फटकने भी ना दें कभी। कुछ कि हम उसे अपनी बहू बना लें। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें कल डॉक्टर के पास ले जाऊं, ठीक है, मैं खुद ही ले जाऊंगी तुम्हें। लेकिन ये जान लो कि डॉक्टर के पास जाने से पहले तुमसे आखिरी जवाब ले लूंगी। तो तुम तब तक बजाय फोन को ढूंढने के बैठो और अच्छी तरह से जो सोचना है सोच लो। कान खोल के सुन लो कि डॉक्टर के मतब में कदम रखना इस घर को, इस जगमगाते हुए मुस्तकबिल को भुला देने के बराबर है जो इस घर में तुम्हारे इंतजार में है। और फिर ये एक अलग बहस है कि मेरी दोस्तों के सामने मेरी कोई इज्जत ही नहीं रहेगी जब उन्हें ये पता चलेगा कि तुम कौन थी और क्या थी। शब खैर। आपकी और अम्मी की कानाफूसी खत्म हो गई? क्यों, तुम्हारी ड्यूटी है सब पे नजर रखने की। खामोशी से करने वाले कामों में से मेरे लिए यही रह गया है। अच्छा, महमूद के पास जाना और खबरें लेना किस खाते में? मुझे गुमान तो था कि तुम लोगों की कानाफूसी में मेरे मुतालिक बातें होंगी। और महमूद के बारे में फिक्रमंद मत हो, उसका मुंह नहीं खुलता। वो अटल इस बात पर है कि दीना को मैंने गायब करके उसके साथ बुरा सलूक किया है। शाहीन, ये किसका काम है? जानते हो इस सवाल की क्या बुराई है? जब इंसान का भाई उससे ये सवाल करे तो मतलब बरादरी भी बेकार हो गई। तुम सच कहते हो शाहीन। खुदा वो दिन न लाए कि जब एक आदमी भाई रखता हो लेकिन उसे एहसास हो कि उसका कोई सहारा नहीं। जरा सोचो, अगर हम दोनों शाना बशाना चलते तो कितनी आसानी से एक ही दिन में इस किस्से को खत्म कर सकते थे। कैसे? लोगों का पैसा वापस कर देने से? मसलन? तो तुम समझते हो कि उसके बाद हमारे लिए कुछ बाकी रह जाता जिससे हम जरा सा सुकून में होते? हाँ शाहीन, खुदा के लिए ऐसा मत जाहिर करो जैसे रमजान से पहले इस घर में कोई सुकून ही नहीं था। तुम तो खुद अच्छी तरह से जानते हो। जब तुम नहीं थे तो ये आदमी बुरी तरह से परेशान हुआ था। अम्मी ने बताया तुम्हें? लेकिन जब उन्हें पता चला कि तुम आ गए हो तो फौरन अपने कमरे में घुस गए और आवाज तक नहीं सुनाई। हाँ, बताया मुझे। तो फिर तुम भी ऐसा जाहिर मत करो मेरे सामने कि रमजान से पहले हालात ऐसे नहीं थे। मैं ये नहीं कहता कि चाचा के कुरान का और जो चीजें महमूद ने उस कुरान के बारे में बताई हैं मैं उनका एहतराम नहीं करता। क्यों नहीं? लेकिन अब ये मत कहना कि अगर मैं तुम्हारा सहारा बन जाऊं तो बाबा के लिए रामीन बन जाऊंगा और तुम शाहीन हो जाओगे। तो तुम्हारा मसला ये है? किसने कहा? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि जिस ज़हनी सुकून की तुम बात कर रहे हो वो सिर्फ एक फजूल सी बात है बस। जिस रामीन की तुम बात कर रहे हो, क्या वो रमजान से पहले उससे शादी कर सका जिससे करना चाहता था, या जो काम शुरू करना चाहता था वो शुरू कर सका? तुम तो अपना काम अम्मी की मदद से शुरू कर ही रहे थे।
वो तो चाचा ने आके तुम्हारा खेल बिगाड़ दिया। हाँ वही तो, रुको अभी मार्केट का काम खत्म होने दो, रुको अभी ब्रिज का काम खत्म होने दो, उसके बाद, है ना? यही मकसद है तुम्हारा? रामीन तुम मानते क्यों नहीं हो? बचपन से यही होता आ रहा है, हमेशा तुम मम्मी और पापा के लिए कुछ और ही रहे हो। तुम्हें याद है, क्या तुम्हें याद है कि जब तुम मम्मी के नमाज पढ़ने के लिए पापा के सामने खड़े हो गए, तुम्हें याद है क्या कह रहे थे वो? अगर इन सबको दूसरी तरह से सोचने का हक हो, तब भी तुम्हें मेरे खिलाफ सोचने का हक नहीं है रामीन। मैंने तुम पर सबसे ज्यादा पैसा लगाया है, सबसे ज्यादा पैसा, सबसे ज्यादा इख्तियार और आजादी। इत्तेफाक से मैं चंद मिनट पहले तक उसकी उस दिन की चीखों पुकार के बारे में सोच रहा था। मेरे ख्याल से बाबा के मुताबिक सबसे ज्यादा पैसा और आजादी क्या है, इस पर हम पहले बात कर चुके हैं। एक बात बोलो रामीन, इस अजाब को आने दो ताकि हम सबका किस्सा ही खत्म हो जाए। मुझे नहीं लगता कि जितनी आसानी से तुम कह रहे हो जाएगा। तुम कोशिश कर रहे हो कि बाबा को नसीहत करके या जैसे भी हो सके इस मामले का फैसला कर दो, है ना? लेकिन ऐसा होगा नहीं। शाहीन, मेरी मानो तो मुझसे पूछने के बजाय अकेले बैठकर अपने बारे में खुद फैसला कर लो। शब बखैर। क्या देख रहे हो? अपने उस साथी को भी आने दो, फिर बताता हूँ। कहाँ हो? बच्चों को स्कूल के लिए देर हो गई आज। अंदर जाओ, तुम्हारे मेहमान आए हैं, बहादुरी साहब हैं। इतनी सुबह ही सुबह? अस्सलाम वालेकुम लंगड़े कव्वे। कहीं सुबह सवेरे मुझे अपनी मनहूस काएं तो नहीं सुनाओगे? अस्सलाम वालेकुम। या हजरत अब्बास। क्या है? क्या हुरमुला को देख लिया जो हजरत अब्बास को पुकार रहे हो? आओ बैठो और सुन लो, ये तुम्हारे लिहाफ बिकने की खुशखबरी देने के लिए मुझे यहाँ नहीं लाया। बोलो, काएं से इसका मतलब यही था। 3-4 दिन से अपनी दुम से अखरोट तोड़ रहा है। क्यों? क्योंकि इसका भाई अल्हम्दुलिल्लाह रब्बुल आलमीन मरखब गया है, क्योंकि उसकी कोई खैर खबर नहीं। फजूल की बकवास क्यों कर रहे हो? आपकी तबीयत कैसी है हाजी साहब? आपकी दुआ है। मैं तुम्हें ये कहने आया हूँ कि मेरा भाई किस चीज में फंसा हुआ है कि तुम्हें और तुम्हारी गाड़ी को भूल चुका है। किस चीज में? चुपचाप बैठो तुम। मैं 4 घंटे से 1000 तरह की कोशिश कर चुका हूँ, अब तक ये नहीं समझा कि हम दोनों से क्या चाहता है। अब तुम आके पूछ रहे हो क्या हुआ? इस बार ये शिमरो हुरमुला या पागल आप दोनों से कुछ नहीं चाहता। जलील का बेटा खुद खड़ा हो गया है ताकि तुम बेगैरतों का हक अपने बाप से ले सके। रामीन साहब? जी हाँ, कहता है उसका बाप उस हिसाब से डर चुका है जो उसके सर पर आने वाला है, मगर फिर भी मानने को तैयार नहीं। अपनी अकड़ में बैठ गया है रमजान का महीना खत्म होने तक। कहता है उसके खिलाफ कैसेट और कुछ कागजात और सबूत जमा किए हैं और वकील को दे चुका है। तय ये पाया है कि कल सुबह 8 बजे सब मिलकर अदालत के सामने खड़े हो जाएं और उसकी शिकायत करें। माफ करना, ये सब मिलकर से मुराद कौन? मैं, रामीन और वो तमाम लोग जो अपना हक चाहते हैं। अच्छा, यानी फिलहाल सबसे मुराद आप और आपका भतीजा, बस? बहुत हंसाते हो। जी नहीं, जलील की बीवी और इंजीनियर की बेटी भी इस मामले में शामिल हैं, गवाही के लिए हाजिर होंगे। इंजीनियर की बेटी इस वक्त रामीन की मंगेतर है। हाजी साहब, मैं एक बात अब तक नहीं समझा। मैं कहता हूं अगर वाकई कोई आफत आने वाली है तो फिर आप क्यों नहीं उठ जाते? कि वैसे मेरे मुंह में खाक। अरे जाहिल लिहाफ सीने वाले, तुम्हें ये चीजें मुझसे बेहतर पता होनी चाहिए। जब कोई अजाब आता है तो खुश्क और तर को एक साथ जला डालता है। अरे तुम्हें क्या लगता है कि ये सुबह सवेरे हम लोगों की फिक्र में आया है? ये अपने भाई की फिक्र में आया है। क्या ये सही है हाजी साहब? हाँ, सही कह रहा है। मैं भी रामीन की तरह जलील के लिए फिक्रमंद हूं, लेकिन अगर खुदा सिर्फ जलील को उठा ले तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम जैसे बैठे रहने वाले लोगों की जान छूट गई। इसका मतलब ये है कि खुदा ने तुम्हारा मामला खुद तुम लोगों के और जलील से बदतर दूसरे लोगों के सुपुर्द कर दिया है। मेरा मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं पहले की तरह तुम लोगों से इसरार करने नहीं आया। तुम लोग जानो और तुम्हारा खुदा जाने। चाहो तो कल सुबह 8 बजे अदालत के सामने पहुंच जाना, ना चाहो तो घर में बैठे रहो। अब या तो जलजला और सैलाब आ जाएगा या शायद ना आए।
ये बताओ, तुम्हारा फरीजा इतला देना था या इस फालतू आदमी का दिमाग खाना था? जब दिल चाहा मुंह उठाए चले आए, हमें खुदा रसूल से डराया और चल दिए दूसरे वास के लिए। कभी इस गर्ज से नहीं आए कि ये लो तुम्हारी दुकान के कागजात, ये डिमांड नोट, ये चेक, ये लो। बोलो। डर उसके लिए होता है जो देखे और इबरत ले, और उम्मीद उसके लिए होती है जो फौरन उठे और कदम बढ़ा ले। ये की ना बात, ये हुई ना बात। मेरे पाँव का प्लास्टर खुल जाने दो, फिर मैं अपने पैरों पे ऐसा खड़ा होकर दिखाऊंगा तुम्हें कि याद करोगे। फिर समझ जाओगे कि जलील पर आने वाली आफत कौन है। मेरे सामने ये लफ्फाजियां मत झाड़ो। ना इंसानियत का फर्ज निभा लिया। अगर शरीफ फर्ज का पूछो तो मेरे आने के बजाय तुम दोनों का फर्ज बनता था कि अपने अतराफ से बाखबर रहते, या तो मुझसे या रामीन या किसी और से इत्तला ले लेते। मैं बेखबर था कि जुमला तो खलील साहबजादा का रमजान से पहले का बहाना था, जो कि उसके रोज क़यामत के लिए अच्छा बहाना नहीं था, और किसी के लिए भी यह बहाना कारआमद नहीं होगा। खुदा हाफिज। क्या तुम्हें लगता है कि इसकी उम्र के आखिरी हिस्से में अकल कम हो गई है या क्या वाकई अजाब आने वाला है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि उसकी बात मान चुका हूँ। तो फिर? मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि क्या बहादुरी, ऐसा क्या हो गया है कि इसका भाई हमें दबाव में रखना भूल गया है? तो उसकी फुप्पी की शादी होगी, वो कार्ड बांटने की है, मुझे क्या मालूम भाई। क्या बेहतर ना होगा हम कुछ करें? क्या? कल हम में से एक बंदा अदालत जाए और कान लगा के खड़ा हो जाए, ये देखिए खुदा का बंदा सही कहता है या नहीं। अभी मेरा दिमाग इतना ज्यादा खराब नहीं हुआ कि मैं जाके देखूं कि कौन क्या कर रहा है और कौन क्या कर रहा है। अपनी इस चोरीशुदा गाड़ी को लेकर आओ, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है, मुझे घर छोड़ो। कौन सी गाड़ी? फजूल की बातें मत करो। अच्छा भाई, ये हुआ हमारा डॉक्टर के पास जाने का वादा। सच पूछो तो अब्दी साहब को ले जाने इसलिए मना किया क्योंकि मैं चाहती थी कि हम दोनों सुकून से बात कर सके, पुरसुकून और दो टोक बात। ठीक है, मैं सुन रही हूँ और तुम बोलो। आंटी, मैंने कल रात अपना फैसला कर लिया है। ठीक है, मैंने भी अब तक तुमसे इसलिए कुछ नहीं पूछा क्योंकि मैं चाहती थी कि तुम बैठकर अच्छी तरह से सोच लो और जल्दबाजी का फैसला ना करो। आखिर सारी जिंदगी किसी घर की औरत बनकर गुजारनी है, या बेहतर है कि ये कहूँ कि तुम्हारा मुस्तकबिल। बल्कि मैं अभी भी खामोश रहकर तुम्हें अच्छी तरह सोचने का मौका दे सकती हूँ। नहीं आंटी, क्या मैं आपसे एक चीज पूछ सकती हूँ? जो चाहो पूछ लो। मैं कल रात से अब तक जितना भी सोच रही हूँ, मैं ये नहीं समझ पा रही कि आपको इतना असरार क्यों है कि मैं डॉक्टर के पास पहुँचने से पहले ही आपको आखिरी जवाब दे दूँ। मैं समझती हूँ कि आप चाहती हैं कि आपकी दुल्हन आपके बेटे को मिल जाए, आपके घर वालों को मिल जाए, मगर कहीं तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि तुमने कल रात से अब तक बजाय हाँ या ना पर सोचने की सिर्फ यही सोचा है? तो ये बात है, बोलो। आंटी, मैं कहती हूँ जरा सब्र कर लें, हम डॉक्टर के पास चलते हैं। मैं ये जान लूँ कि मैं कौन हूँ और क्या हूँ। आप भी ये देख लें कि मैं आपके घराने के लायक हूँ या नहीं। इसके बाद लगता है तुम्हें बहुत यकीन है कि तुम डॉक्टर के पास से खाली हाथ नहीं लौटोगे। हाँ नहीं लड़की, ऐसा हरगिज नहीं। अगर ऐसा होता तो बहुत से ऐसे लोग जो गुमनाम और भूले भटके हुए हैं और पागल खानों और हॉस्टलों में रहते हैं, वो बहुत जल्द अपने जानने वालों और रिश्तेदारों को ढूंढ निकालते और अपने ठिकानों को लौट जाते हैं, है ना? तुमने मेरे मतलूबा सवाल पे कल रात से अब तक नहीं सोचा। इससे पता चल रहा है कि तुम इस मौजू को मेरे शोहर के आने तक सिर्फ लंबा करना चाहती हो। तुम्हारी इस हरकत से तो मुझे यही लग रहा है ना? यही बात है। आंटी, अगर मुझे किसी बात को लंबा करना होता तो शुरू से ही ये कहती कि जैसे आपकी मर्जी। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि फिर तुम्हें वो कपड़े पहनकर कैमरे के सामने खड़ा होना पड़ता। अलबत्ता मैं भी इतनी पागल नहीं थी कि सिर्फ तुम्हारी सच्चाई का इम्तिहान लेने के लिए तुम्हें वो कपड़े पहनने का बोलूं, क्योंकि तुम वो बात मेरी मानोगी नहीं। मैंने भी इसीलिए शुरू ही से आपको मना कर दिया था। ठीक है, तो फिर हम सिर्फ डॉक्टर के पास जाएंगे और फिर हम ये बात भूल जाएंगे कि मेरा कोई बेटा था। लगता है तुम्हारा ये तरफदार कुछ ज्यादा ही मुझसे है कि तुम डॉक्टर के पास जाओ। यकीनन वो ये देखना चाहता है कि इस मौजू से उसके नसीब में भी कुछ आता है या नहीं। कौन? ये मतलब तुम नहीं जानती?
ये बताओ कि कल तुम रात जब फोन के लिए गई थी तो मेहमान खान वाले कमरे के अलावा क्या मेरे कमरे में मेरे जेवरात के डब्बे के पास भी गई थी क्या? मैं? क्या हुआ, फिर आपको उतार के चले गए? जी हाँ, इस दफा तो कंपनी के पास से अलग रास्ता कर लिया। पता नहीं कहाँ गए। मैं जाऊं साहब? जा सकती हैं। खुदा हाफिज साहब। हेलो मोहतरमा, माफी चाहता हूँ कि दोबारा आपको तंग कर रहा हूँ। मिसेस हशमतियान क्या अभी डॉक्टर के पास हैं या इंतजार कर रही हैं? क्या मतलब, वो नहीं आई हैं क्या? मोहतरमा, उनकी नौकरानी ने 5 बजे मुझे फोन करके कहा कि वो घर से निकल चुकी हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। जवादी साहब, मैंने फोन इसलिए किया कि ताकि तुम्हें ये बता दूं कि मैं हशमतियान के आने तक तुम्हें ऐसा जवादी बना दूंगी जो अपने माजी को भी ना पहचान सकेगा, ताकि अपनी हद को पहचान ले और हमारे सामने ये हरकतें करना छोड़ दे। क्या हुआ है? आपकी बहुत ज्यादा मोहतरम लड़की चोर निकली। आपका मतलब क्या है? बीबी, ये कैसी बातें कर रही हैं आप? तो कहां ले गई आप उसे? कहां ले जाना चाहिए मुझे? जब बीच रास्ते में मुझे समझ में आ गया कि ये उसी का काम है तो मैं उसे पुलिस के पास ले जाना चाहती थी कि अचानक गाड़ी का दरवाजा खोल के उतर गई और भाग गई। जवादी, तुम सोच भी नहीं सकते कि अगर मेरा गले का हार और बाकी चीजें ना मिले तो तुम्हारा वो हाल करोगे तुम खुद याद करोगे।